हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल प्रमोद शक्ति क्लासेस पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो चलिए आइए, आज हम आप लोगों को क्लास 12 12वीं का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, साझेदारी, जिसमें मैं आप लोगों को साझेदारी के बारे में सामान्य जानकारी दूंगा कि साझेदारी किसे कहते हैं और आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। चलिए, यहाँ पे हमने लिख रखा है साझेदारी से आशय। सामान्य शब्दों में आपके बुक में लिखा हुआ है कि साझेदारी का आशय दो या दो से अधिक व्यक्ति द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के साथ लाभ हानि के लिए कोई कार्य करना है। तो ये तो हो गया आपके बुक से। देखिए, अगर आपको पेपर देना है, अच्छा नंबर लाना है, तो किसी भी चीज को बढ़िया से पहले समझा जाता है कि वो होता क्या है और उसे अपने शब्दों में लिखना है। अगर आपको थ्योरी पढ़ना है तो उसे क्या करना है, अपने शब्दों में, अपने खुद बना के लिखना है कि आपने उसको क्या पढ़ा और क्या समझा। बिल्कुल उसे रटना नहीं है कि हाँ जो ये लिख दिया गया है उसे ही रटेंगे। हाँ, रटने वाली जो बात होती है वो होती है परिभाषा। परिभाषा को रटा जाता है कि जिस लोगों ने परिभाषा दिया है उनके नाम को रटा जाता है और जैसे जैसे बोले वैसे लिखा जाता है। लेकिन आशय में हम उस चीज को पढ़ करके समझते हैं और उसे ही लिखते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग लिखा है साझेदारी का आशय दो या दो से अधिक व्यक्ति द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के साथ लाभ हानि के लिए कोई कार्य करना है। इसने कह दिया कि ये साझेदारी है। अच्छा, मान लीजिए इनका कहने का मतलब क्या है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी कार्य को करते हैं तो उसे ही साझेदारी कहते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि दो या तीन लोग मिल करके किसी की हत्या करने लगे और उससे भी लाभ हो तो इसे हम साझेदारी कह देंगे? नहीं, उसे साझेदारी हम नहीं कहेंगे। चलिए, तो हम लोग अपने शब्दों में लिख लेते हैं कि साझेदारी कहते किसे हैं। चलिए, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर, क्या होगा, अधिक व्यक्ति मिलकर लाभ कमाने के उद्देश्य से, किसके उद्देश्य से? लाभ कमाने के उद्देश्य से। उद्देश्य से, अब देखिए, उद्देश्य तो लाभ कमाना होता ही है। अब हानि हो जाए उसके लिए नहीं कोई कुछ करेगा, लेकिन उद्देश्य क्या होना चाहिए? लाभ कमाना होना चाहिए। यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी भी वैधानिक, ये चीज ध्यान देना है, किसी भी वैधानिक कार्य को करें। कौन से कार्य को? वैधानिक, वैध होना चाहिए। यहां पे तो ये बताया ही नहीं गया है। कैसा होना चाहिए? वैध। ये नहीं कि चार लोग मिलकर के किसी की हत्या करने लगे साझेदारी कह देंगे, ठीक है ना। कैसा होना चाहिए? वैध होना चाहिए। ठीक, तो दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी भी वैधानिक कार्य को करें और जो लाभ या हानि प्राप्त हो, क्या हो? लाभ या हानि प्राप्त हो। अब देखिए, लाभ कमाने के उद्देश्य से तो कर रहे थे, लेकिन लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है। तो कार्य को करें और जो लाभ या हानि प्राप्त हो उसे आपस में वितरित करें। क्या करें? वितरित करें, यानी कि बांट लें। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। इसे ही हम साझेदारी कहते हैं। अब देखिए, ऊपर वाले में और इसमें अंतर है, बहुत कुछ अंतर है। इसको कोई भी काट नहीं सकता है। बिल्कुल सही हम लोगों ने लिख दिया कि जब दो या, मान लीजिए ये एक व्यक्ति हो गया, ठीक, ये दूसरा व्यक्ति हो गया, ठीक, जब दो या दो से अधिक, और भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, यानी कि जब दो, लेकिन कम से कम 2 होने चाहिए। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल करके लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी भी वैधानिक कार्य को करें जो वैध हो, सरकार मना ना करे। वैधानिक का मतलब समझ रहे हो ना?
पुलिस वाले रोक टोक करने न आए या सरकार उसको मना न करे, ठीक है। तो वैधानिक कार्य को करें और उससे जो हमको लाभ या हानि प्राप्त हो उसे आपस में बांट लें, उसे ही हम क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। उसे ही हम लोग अंग्रेजी में पार्टनरशिप कहते हैं। तो आगे हम लोग साझेदारी का परिभाषा हम लोग को देखना है। अच्छा देखिए, परिभाषा में मैंने बताया कि जो प्रोफेसर जैसे लिखे रहेंगे हमें वैसे ही लिखना है, उसमें हमें चेंजिंग नहीं करना है। आशय में तो हमने चेंजिंग कर लिया, मैंने जैसा समझा वैसा मैंने लिख लिया, मैंने इसको घेरा कर दिया है, ये हमारे तरफ से है। आप लोग चाहिए तो इसको लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो परिभाषा में, अच्छा परिभाषा याद करने के लिए सबसे छोटा परिभाषा याद किया जाता है, क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं देखेंगे कि बड़ा है कि छोटा है, परिभाषा सही किसके अनुसार लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। तो किम्बाल एवं किम्बाल के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि साझेदारी व्यक्तियों का समूह है। अच्छा, व्यक्तियों का समूह मतलब कि दो या दो से अधिक व्यक्ति रहते ही हैं, तो व्यक्तियों का क्या है, समूह है, जिन्होंने किसी व्यावसायिक उद्देश्य से, अच्छा व्यावसायिक मतलब वही ना हमने बोला ना लाभ कमाने के लिए, व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। तो वही तरह किसी व्यावसायिक उद्देश्य से परस्पर पूंजी, परस्पर मतलब कि दोनों लोग या कोई भी पूंजी एवं सेवाएं लगाए रहते हैं, मतलब कोई व्यक्ति पूंजी लगाए रहता है या सभी लोग पूंजी लगा सकते हैं और सभी लोग सेवा लगा सकते हैं, या कोई व्यक्ति पूंजी लगा सकता है और कोई व्यक्ति सेवा अपना लगा सकता है उसमें, ठीक। तो ये हमारा हो गया किम्बाल एवं किम्बाल के अनुसार परिभाषा। अच्छा चलिए एक चीज और आप लोगों को बता दूं कि जो भारतीय साझेदारी अधिनियम है, जो साझेदारी हमारा है किस अधिनियम के तहत चलता है, तो यह चलता है भारतीय साझेदारी अधिनियम कौन सा होता है, 1932 होता है, ठीक है ना। यानी कि साझेदारी के तहत जो भी कार्य हमारा किया जाएगा, कौन सा अधिनियम रहता है उसमें, तो 1932 लागू होता है, ठीक। तो ये बात बताती है। अब साझेदारी आप समझ ही गए, अब समझ लीजिए कि साझेदार, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग और समझ लेते हैं कि साझेदारी तो समझ लिए किसे कहते हैं, अब हम लोग समझ लेते हैं कि साझेदार किसे कहते हैं, ठीक ना। तो जो व्यक्ति मिल करके, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ जान सकते हैं कि मान लीजिए कि ये 3 लोग हैं, ये कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए। ये लोग लाभ कमाने के उद्देश्य से और उस लाभ को आपस में बांटने के उद्देश्य से साझेदारी बना लिए। तो जो एक एक व्यक्ति हो गए उन्हें हम क्या कहेंगे, साझेदार कहेंगे। एक एक व्यक्ति को क्या कहेंगे, साझेदार, और साझेदार को अंग्रेजी में कहते हैं पार्टनर। क्या कहते हैं, पार्टनर, ठीक है ना। तो एक एक व्यक्ति क्या हो जाएंगे, साझेदार हो जाएंगे, और यही सभी साझेदार जब मिल जाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं, मिलकर के लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी कार्य को करते हैं तो उसे साझेदारी कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने साझेदारी को समझ लिया किसे कहते हैं, हम लोगों ने साझेदारी की परिभाषा देख ली, हम लोगों ने साझेदारी अधिनियम के बारे में जान लिया कि कौन सा अधिनियम लागू होता है, 1932 मैंने आप लोगों को बताया। और चलिए अब हम लोग साझेदारी की प्रकृति या विशेषताएं देख लेते हैं कि साझेदारी जो हमारी होती है उसकी प्रकृति क्या होती है, उसकी नेचर क्या होती है, उसकी विशेषता क्या होती है, यानी कि क्या क्या चीज उसमें होता है, ठीक। इस चीज को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना। सबसे पहले ये जान लीजिए कि साझेदारी में कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, 2 व्यक्ति होने चाहिए। कितने व्यक्ति होने चाहिए, 2 व्यक्ति होने चाहिए। और अधिक से अधिक कितने होने चाहिए वो अभी हम नीचे आपको बताएंगे। तो किसी भी, अगर कोई भी व्यवसाय हो रहा है, अगर उसमें कम से कम 2 व्यक्ति हैं उसके स्वामी, तो उसे हम क्या कहेंगे, साझेदारी कहेंगे, ठीक। तो इसमें बताया गया है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना, यानी कि अगर साझेदारी है तो उसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना अनिवार्य है। अगर 2 से कम व्यक्ति हैं तो उसे हम साझेदारी नहीं कहेंगे, वो हमारा एकाकी व्यापार हो जाएगा। चलिए दूसरा हमारा है साझेदारों की अधिकतम संख्या। देखिए साझेदारों की अधिकतम संख्या की जो बात है, तो देखिए अब ये चूंकि साझेदारी है तो जो कुछ कहेगा वो साझेदारी अधिनियम कहेगा, और साझेदारी अधिनियम कौन सा होता है, हमने बताया था आपको, साझेदारी अधिनियम 1932। अब साझेदारी अधिनियम 1932 ने ये तो बता दिया कि कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, लेकिन अधिक से अधिक कितना होना चाहिए इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं, ठीक।
तो आगे हमारा नया अधिनियम, लेकिन क्या है कि यहाँ पे अगर एक सामान्य साझेदारी है, अगर एक सामान्य साझेदारी है तो कंपनी अधिनियम या कंपनी नियम 2014 के नियम 10 यानी कि साझेदारी अधिनियम 1932 ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन कंपनी ने रोक लगाया है कि बोला जो कंपनी अधिनियम है 2014 उसका जो नियम 10 है उसने रोक लगाया, बोला कि भैया अगर 50 से ज्यादा आपके नहीं होना चाहिए, मतलब साझेदारी तभी कही जाएगी जब 2 से अधिक हो और किंतु 50 से कम हो। किसने बोला? कंपनी नियम 2014 के नियम 10 के अनुसार बताया गया। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। कभी कभी क्वेश्चन उलझाने के लिए पूछ देता है कि साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी में अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो लोग जल्दी से 50 पे मार देते। नहीं, साझेदारी अधिनियम 1932 ने तो कुछ बोला ही नहीं है। बोला किसने है? कंपनी नियम 2014 के नियम 10 के अनुसार बताया गया है कि एक सामान्य साझेदारी में अधिक से अधिक कितने व्यक्ति होने चाहिए? 50, 51 नहीं होने चाहिए, नहीं तो कंपनी कहेगी कि अब आप लोग साझेदारी नहीं कंपनी में परिवर्तित होगी। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि और क्या। देखिए पहले ये प्रकृति हो गई या विशेषता, दूसरा ये हो गया। तीसरा हमारा होता है साझेदारों के मध्य समझौता या ठहराव। अगर आपको साझेदारी करनी है तो जो भी व्यक्ति साझेदार रहेंगे उन लोगों के मध्य पहले बातचीत होती है। ठीक है, बिना समझौता और ठहराव का मतलब कि बातचीत होना और किसी बात को तय करना। मान लीजिए हमारे और आपके बीच में अगर हम लोग साझेदारी करें, जब बात होगी तभी तो हम लोग साझेदारी शुरू करेंगे कि जो लाभ होगा आप कितना परसेंट लेंगे, हम कितना परसेंट लेंगे। तो इस बात का समझौता होता है, ठहराव होता है। ठीक, अच्छा, जो साझेदारी समझौता या ठहराव होता है ये देखिए 2 तरह का होता है। एक पहला होता है मौखिक, कोई भी समझौता होता है तो एक मौखिक होता है और दूसरा लिखित होता है। क्या होता है? मौखिक होता है और लिखित होता है। अच्छा, मौखिक की बात कि हम लोग मुंह से बात करेंगे, चलिए आप पूंजी लगा दीजिए, मैं व्यापार को चलाऊंगा, जो भी प्रॉफिट होगा आधा आधा लिया जाएगा। मान लीजिए मेरे मन में गलत भावना आ जाए, मैं सोचूं कि नहीं पूरा प्रॉफिट मैं रख लूं, तो यहां पे दिक्कत होती है। तो मतलब समझौता जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक मौखिक और एक लिखित। और जो सबसे बेस्ट माना जाता है समझौता वो कौन सा माना जाता है? लिखित। कि अगर लिखित रहेगा तो किसी के मन में कोई भावना आए, लिखित हमारे पास है, हाँ लिख दिया गया, तो हम उसे ले जा करके न्यायालय में दिखा सकते हैं। तो ये हमारा हुआ कि साझेदारों के मध्य समझौता। कहा जाता है कि बिना समझौते के या बिना ठहराव के साझेदारी का जन्म ही नहीं हो सकता है। तो सही बात है, जब तक हमारे और आपके बीच या जो भी साझेदार रहेंगे, जब तक साझेदारों के बीच आपसी समझौता या ठहराव नहीं होगा कि कितना कौन पूंजी लाएगा, कौन लाभ में हिस्सा पाएगा, कौन वेतन पाएगा, कौन कमीशन पाएगा, तब तक हम लोग साझेदारी का जन्म नहीं कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया साझेदारों के मध्य समझौता या ठहराव ये 2 तरह का होता है, एक मौखिक और एक लिखित। चलिए आगे व्यवसाय। अब देखिए साझेदारी जो बनाई जाती है वो किसके लिए बनाई जाती है? किसी व्यवसाय के लिए ही तो। ठीक है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के लाभ कमाने के उद्देश्य से, अच्छा जिस किसी चीज में भी लाभ कमाने का उद्देश्य होता है और वो वैधानिक हो तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं। ठीक, तो यानी कि कोई ना कोई व्यवसाय होगा तभी हम उसे साझेदारी कहेंगे। चलिए अगला होता है असीमित दायित्व। अच्छा, इसका मतलब समझिए, सीमित दायित्व और असीमित दायित्व क्या होता है? साझेदारी में जो साझेदारों का दायित्व होता है वो होता है असीमित। क्या होता है? असीमित होता है। साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। अच्छा, असीमित का मतलब क्या? कि अगर वो बिजनेस, जो भी वो लोग साझेदारी के थ्रू बिजनेस कर रहे थे, अगर उस व्यापार में हानि हो गया और उस हानि की पूर्ति साझेदारी फर्म के द्वारा या व्यवसाय की संपत्तियों को बेच करके नहीं हो पा रहा है, तो साझेदार के निजी संपत्ति को भी बेच करके उस कर्जे को चुकाया जाएगा।
समझ रहे हैं ना, मतलब दायित्व जो होता है असीमित होता है, यानी उस कर्जे को चुकाने के लिए अगर हम मान लीजिए साझेदार हैं और हमारे हिस्से में जितना हानि का आया है, मेरे बिजनेस की संपत्ति बेचने के बाद नहीं पूरा हो पा रहा है, तो मेरा निजी व्यक्तिगत घर हो चाहे खेत हो कुछ भी हो, उसे बेच करके उस कर्ज को चुकाया जाएगा, तो उसी को हम कहते हैं असीमित दायित्व। तो बात समझ में आ गई, साझेदारी में जो दायित्व होता है वो सभी साझेदारों का असीमित दायित्व होता है। चलिए, अच्छा हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि असीमित दायित्व में जो होता है वो उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम हैं और हमारी बीवी है, तो केवल मेरे नाम पे जो संपत्ति होगी उसे बेचा जाएगा, हमारी बीवी के नाम की संपत्ति को नहीं बेचा जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। साझेदार का दोहरा स्वरूप। साझेदार का दोहरा स्वरूप का मतलब कि जो साझेदार, प्रत्येक साझेदार होते हैं उनका दोहरा मतलब दो रोल होता है। कौन कौन सा? एक नियोक्ता का और एक एजेंट का। ठीक, तो साझेदारी में हर साझेदार का या सभी साझेदार का दो रूप होता है, एक नियोक्ता का और एक एजेंट का। अगली हमारी विशेषता है या प्रकृति है अस्तित्व। अच्छा देखिए, अस्तित्व का मतलब क्या है कि जैसे अस्तित्व का कहने का मतलब है कि साझेदार का, ठीक है, साझेदार का फर्म से, ठीक, और फर्म का साझेदार से अस्तित्व जो होता है वो अलग नहीं होता है। ठीक है, साझेदार का फर्म से और फर्म का साझेदार से अस्तित्व अलग नहीं होता है। किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर, दिवालिया हो जाने पर, पागलपन हो जाने पर, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, अगर कोई निश्चित व्यवस्था नहीं बनाई गई है तो साझेदारी भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यानी कि अगर कोई व्यवस्था नहीं बनाया गया है तो अगर साझेदार अगर फर्म से हट रहे हैं, मतलब निकल रहे हैं, तो साझेदारी को भी क्या किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। अगला हम लोगों का है वैधानिक स्थिति। अच्छा देखिए, वैधानिक स्थिति का मतलब क्या है कि साझेदारी को प्रारंभ करना, चाहे साझेदारी को समाप्त करना, तो यहाँ पे ये अनिवार्य नहीं होता है कि हम सरकार को सूचना दें। यानी कि जो कहने वाली बात है पंजीयन, ठीक है, साझेदारी का पंजीयन जो होता है, रजिस्टर्ड करवाना, ये अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है, अनिवार्य नहीं होता है। ये कैसा होता है, ऐच्छिक होता है। कैसा होता है, ऐच्छिक होता है। यानी कि साझेदारों की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो अपनी साझेदारी को रजिस्टर्ड करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। तो वैधानिक स्थिति का मतलब यही है कि अगर साझेदारी को शुरू करना है या साझेदारी को खत्म करना है, ठीक, तो सरकार को सूचना देना आवश्यक नहीं होता है। यानी कि अच्छा एक बात और है कि अगर आप साझेदारी का पंजीयन करवा लिए तो बहुत सा ऐसा लाभ होता है जो आपको प्राप्त हो सकता है, या मतलब साझेदारी को प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन सरकार ये नहीं कहती है कि नहीं, साझेदारी आप व्यवसाय कर रहे हैं तो रजिस्टर्ड होइए। ठीक, अगला, तो अगला मैं बताता हूं हित का हस्तांतरण। देखिए, हित का हस्तांतरण का मतलब क्या, एकदम आराम से समझिए, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। हित का हस्तांतरण का मतलब कि अगर मैं साझेदार हूं तो मैं अपने हित का किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण स्वतः नहीं कर सकता हूं। अगर करना है तो मुझे सभी साझेदारों का, ठीक है, सभी साझेदारों से बात करके सभी साझेदारों की सहमति लेनी पड़ेगी। जैसा मैंने उदाहरण में एक चीज और बता देता हूं कि मान लो एज ए मैं एक टीचर हूं, मान लो सरकारी टीचर हूं, ठीक, और मेरा लड़का है, मैं सोचूं कि चलो अपनी सरकारी नौकरी अपने लड़के को दे देता हूं, तो सरकार रोकेगी ना, ऐसा नहीं करने देगी। तो वैसे साझेदारी अगर मैं सोचूं कि मैं साझेदार हूं, मैं न रह के साझेदार मैं अपने लड़के को बना दूं या किसी को बना दूं, अपना हित किसी दूसरे को दे दूं, तो साझेदारी उसे मना करेगी। अच्छा, कब मैं कर सकता हूं, जब सभी साझेदार कहते कि हाँ ठीक है भैया कर दीजिए, तो हम कर देंगे। यानी कि हित का हस्तांतरण हम नहीं कर सकते जब तक सभी साझेदारों की सहमति नहीं होगी। अगला पॉइंट हमारा है निर्णय। अगला पॉइंट हमारा क्या है, इसकी विशेषता निर्णय। अच्छा, निर्णय का मतलब क्या कि साझेदारी में
जो भी निर्णय लिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि किसी बात को ज्यादा लोग अगर हाँ बोल रहे हैं और कम लोग ना बोल रहे हैं तो ज्यादा वाले की बात को मान लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। साझेदारी में सभी साझेदारों की सहमति होनी चाहिए, यानी कि 10 साझेदार अगर है, 7 कह रहे हैं कि हाँ ये बात सही है होनी चाहिए और 3 कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि हाँ होनी चाहिए, 7 लोग हैं तो उसको मान ले रहे, नहीं, 10 लोग मिल करके फिर आपस में बातचीत करेंगे और जो निर्णय लेंगे सभी लोग मिल करके वही निर्णय लिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कहने का मतलब निर्णय से ये है कि यहाँ पे अधिकता को नहीं देखा जाता है, यहाँ पे सभी साझेदारों की सहमति होनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर समझौता में लोग लिख लिए हैं, हो भी सकता है अगर समझौता में लोग, मतलब जब यहाँ लिखित समझौता हुआ था तो इसमें लोग लिख लिए थे समझौते में कि भैया जो डिसीजन लिया जाएगा वो अधिकता पे लिया जाएगा, ऐसा हो भी सकता है कि लोग लिख लेते हैं। तो जब लिख लिए तो 7 लोग बोल रहे हैं भाई उन्हीं की बात माननी पड़ेगी, लेकिन जब लिखे रहेंगे तब। तो आई होप, मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आप लोगों को समझाया। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल प्रमोद शक्ति क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा कि जिससे मेरा कोई भी इसी तरह का मजेदार वीडियो पड़े तो आप लोगों को सबसे पहले मिले। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और कैसे शब्दों में आपको समझाए।